दोस्तों, बिहार में वर्तमान में जो स्थिति है, ऐसी स्थिति में तो हमको लगता है कि घर से ज़्यादा पैर पढ़ी सोने में फ़ायदा है। क्योंकि रात में सोए हैं हम अपने घर में और पता चला कि बाढ़ के साथ हम बंगाल की खाड़ी में पहुंच गए। और स्मार्ट संकट से आप जान सकते हैं लेट संकट भी बन सकते हैं, क्योंकि बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है वो बहुत ही भयानक है। और जो पतले दुबले लोग हैं, जो हड्डी के ढांचा जैसे लोग हैं, उनको तो पैर पर भी अगर वो सो रहे हैं तो रस्सी उस्सी बांध के अच्छे से पैर में और पैर से अच्छे से लटक कर सोएं। नहीं तो पता चला कि बाढ़ तो बाद में मंजोलिका पहले ले जाएगी और बोलेगी आमी जे तोमार। तो बहुत ही भयानक स्थिति है बाढ़ में। आप देख सकते हैं कि बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है बहुत ही भयावह है। आप देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार बिहार जो है देश का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है। और वर्तमान में हम देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ आर्टिकल्स है, बिहार में जो बाढ़ की स्थिति उसको तस्वीर को आप देख सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि ये अररिया के जोगबनी रेलवे स्टेशन का है, जहाँ पटरियों पर पूरे बाढ़ की पानी आ गई है। वहीं पर आप देख सकते हैं ये कोसी बराज का है, यहाँ पे भी पूरी तरीके से पानी का फैलाव आ चुका है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये मधुबनी का है स्थिति, ये कटिहार का स्थिति आप देख सकते हैं, सड़कों में पूरी तरीके से पानी देखने को मिल रहा है। वहीं देख सकते हैं ये बगहा गंडक बराज में जो है पश्चिम चंपारण का क्षेत्र में, वहाँ के लोग तो कहता है का हो गल बा हो, पूरा पानी पानी हो गल बा, हमारे क्षेत्र डूब गए बा हो। तो बड़ा दिक्कत की स्थिति है, गंडक का जलस्तर में वृद्धि देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि ये बगहा का स्थिति। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेपाल के जो तराई से संबंधित जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पे 13 ज़िलों में बाढ़ की बहुत ज़्यादा जो है बाढ़ का संभावना मंडराने लगा। और बताया जा रहा है कि अब देख लीजिए यहाँ पे कि लगभग जो है 6 लाख पानी जो है छोड़ा गया है। और इस स्थिति से कहीं ना कहीं जितने भी निकटवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे बाढ़ की स्थिति देखने को मिल रही है। अब बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो बिहार की अगर बाढ़ की स्थिति की बात किया जाए तो ये दैनिक भास्कर के अनुसार बताया जा रहा है कि इस वर्ष जो बारिश हुई है, आप देख सकते हैं जुलाई जो मानसून सीजन है, जो जून से स्टार्ट होकर सितंबर तक रहता है, इसमें जुलाई अगस्त में आपने देखा होगा कि उतना ज़्यादा बाढ़ नहीं हुआ है। इसलिए वर्तमान में देख सकते हैं जो मानसून की स्थिति बिहार में जो नॉर्मल होता है उससे लगभग 21% कम बारिश हुई है। फिर यह स्थिति यदि मान लेते हैं कि अगर पूरी अच्छे से अगर जुलाई या अगस्त के महीनों में अगर बारिश अगर सामान्य होती तो बिहार का क्या स्थिति हो सकता है, पूरा बिहार जो है बाढ़ में ही लबालब होता। तो वही बताया जा रहा है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार इसको जूम करके देख सकते हैं 21% कम बारिश हुई है। और ये मानसून मीटर बताया जा रहा है, यदि बताया जा रहा है कि 100 से ऊपर या 104 से 110% के आसपास बारिश होती है तो बहुत अच्छा होता है और फसल के लिए काफ़ी अच्छा संकेत होता है। ऐसा मौसम विभाग की प्रोडक्शन है। अभी भी बिहार में बाढ़ को लेकर जो है बहुत ही ख़राब स्थिति बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि 8 ज़िलों में जो है, ये ज़िले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, इन सब में जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। और वहीं 7 ज़िले ऐसे गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, इन सब में क्या किया गया है, ये येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये देख सकते हैं। ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो है पानी और भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो इसका मतलब कि बिहार में बाढ़ की स्थिति और भी ज़्यादा भयानक होने वाली है। कोसी में देख सकते हैं गंडक और गंगा, इन सब में नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि गंडक का जो आसपास का जो है वहाँ पे भी जल की बढ़ने की संभावना है। वहीं बात किया जा रहा है कि जो कटिहार पूर्णिया के क्षेत्र का जो महानंदा क्षेत्र है, यहाँ पर भी बाढ़ के बढ़ने की संभावना है और यहाँ पे भी बाढ़ देखने को बहुत जल्द मिलेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि देख सकते हैं लेटेस्ट डाटा है कि 56 साल के बाद कोसी में और 21 साल के बाद गंडक नदी में इतना ज़्यादा पानी आया है और लगभग 6 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा गया है। और राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी ऐसा भारतीय मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है। और लगभग जो है बिहार के कई जिले आप देख सकते हैं, लगभग 20 से 22 जिले, लगभग कभी हर सीजन में कुछ कुछ ज़्यादा ही होते हैं, कभी 25 ज़िले आ जाते हैं, कभी 28 ज़िले आ जाते हैं। ये ज़िले जो हैं हमेशा बिहार में बाढ़ से प्रभावित है। अररिया में भी देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि ये बाढ़ की स्थिति है। बांका में जो एक तटबंध टूट गया उससे बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गया है। बिहार में जल प्रलय की स्थिति आ गई है। 20 जिलों में अलर्ट कर दिया गया। नेपाल के नारायण घाट से देखा जा रहा है कि पानी छोड़ा जा रहा है। इस वजह से क्या किया जा रहा है कि बिहार में बहुत ही स्थिति भयानक हो रही है बाढ़ की। अब बताया जा रहा है कि राज्य में जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसके द्वारा जो फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया। अब बात कर लेते हैं कि फ्लैश फ्लड होता क्या है। दोस्तों, यह टॉपिक जो है एग्जाम के दृष्टिकोण से तो इम्पॉर्टेंट है ही, और ख़ास करके जो 69वीं BPSC 32वीं बिहार जुडिशरी जो इंटरव्यू देने वाले उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं ये सब। तो
पूछा जा सकता है कि फ्लड फ्लश क्या होता है, और ये सामान्य नागरिक है जो बिहार में है, क्योंकि बिहार जो है देश का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है, तो बिहार के नागरिकों को भी जानना चाहिए। तो फ्लड फ्लश का मतलब ये बताया जाता है कि एक आकस्मिक बाढ़ होता है, जिसमें क्या होता है कि देख सकते हैं 6 घंटे के अंदर ही उस क्षेत्र में बाढ़ आ जाता है। तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं फ्लैश फ्लड। और ऐसी स्थिति तब आती है जब सामान्यतः क्या होता है, जब बादल फट जाता है, चक्रवात आता है, या तटबंध का टूट जाता है। तो बिहार में वर्तमान में कई सारे तटबंध जो है वो टूटने के संभावना में, और 56 तटबंध का जो गेट है सबको भी खोल दिया गया। तो बहुत ही स्थिति भयावह होने वाली है। और ये बताया जा रहा है कि देख सकते हैं आपदा प्रबंधन विभाग जो है पटना, वैशाली, जहानाबाद, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, इन सब में जो है फ्लड फ्लश की संभावना को लेकर क्या किया है, आपको एक आपत्ति भी, चेतावनी भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बिहार में आपदा एवं आपदा प्रबंधन। और यह हमारा जो बिहार ज्योग्राफी का जो है प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम के तहत जो है देख सकते हैं, यह हमारा बिहार ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 11 होने वाला है, जिसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बिहार में बाढ़। और यह हमारा बिहार ज्योग्राफी का लेक्चर 11 है। इससे पहले हमने बिहार ज्योग्राफी के ऑलरेडी 10 लेक्चर को हमने डिस्कस कर लिया, जिसमें काफ़ी सारे लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड है और कुछ धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। और यह टॉपिक इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि आपके GS पेपर 2 जो है उससे भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे प्रश्न, मेंस में भी, और इंटरव्यू है, और इससे सब जगह ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो बिहार में है आप, तो इसके लिए जानना जरूरी है। इस टॉपिक को हम लोग सबसे कैसे डिस्कस करेंगे, तो पहले आपदा की संबंधित वर्तमान स्थिति क्या है, क्योंकि ज्योग्राफी में ये बताया जाता है कि पहले प्रभाव देखो फिर कारण की तरफ आओ। तो प्रभाव ये बताया जा रहा है कि पहले ये जानना जरूरी, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि बाढ़ से या आपदा से हमें कितनी हानि हो रही है, तब तक हम उसके प्रति सजग नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस टॉपिक को सबसे पहले हम उसके करंट इशू से जोड़कर करेंगे, और ये करंट इशू जो कहीं ना कहीं ये आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही काम होने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बजाबते टॉपिक में चलेंगे। उसके बाद इंट्रो को देखेंगे, फिर बिहार में जितनी आपदाएं हैं, बाढ़, सूखा, ग्रीष्म लहर, शीत लहर, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद आपदा से निपटने के लिए जो बिहार सरकार के उपाय किए जा रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही, इसके बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज में। तभी हम लोग जो है आपदा की स्थिति की वर्तमान स्थिति को देखा। अब हम इस वीडियो लेक्चर में जो मूल फोकस है, हम लोग देखेंगे कि आपदा से बिहार में कितनी हानि होती है, और ये जानना भी जरूरी। उसके बाद बिहार में जो बाढ़ की जो इंपॉर्टेंट मुख्य कारण है उसको जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में इससे बचने के उपाय जानेंगे, और फिर डिटेल्स में पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो बताया जा रहा है कि बिहार जो है देश का जो है सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित राज्य है, ये राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार है। और राज्य का जो उत्तरी हिस्सा जो है क्या किया जा रहा है, जो बाढ़ प्रभावित, और दक्षिणी हिस्सा जो है सूखा, यानी कि बाढ़ और सूखा दोनों का दोहरा मार झेलता है बिहार। यानी बिहार के निवासी जो है बाढ़ से और सूखा दोनों से प्रभावित होते हैं, इसलिए यहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह है। बिहार चूँकि एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो कृषक लोग हैं, क्योंकि आधा अंत उनका क्या है, फसल जो है डूब जाता है। अभी बाढ़ आ रहा है, कितनी फसलों की बर्बादी हो रही है, और सूखा में भी डूब जाता, तो फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति हो जाता है, दोहरा मार झेलना पड़ता है बिहार के किसानों को। बताया जा रहा है कि लगभग राज्य का 16%, 16.5% हिस्सा जो है बाढ़ प्रभावित है, जिसका 76% आबादी, आपको बताया जा रहा है कि ये बाढ़ प्रभावित होते हैं, और सूखा से लगभग राज्य का 20% क्षेत्र प्रभावित होता है। अब देख लेते हैं कि बिहार में जो कौन सा हिस्सा है, तो बिहार का जो उत्तरी हिस्सा है, ये देख सकते हैं, ये आपका गंगा नदी बीचों बीच जाती है, ये आपका दक्षिणी हिस्सा है, साउदर्न पार्ट है, और ये नॉर्दर्न पार्ट है, उत्तरी बिहार है। और ये जो है पूरा फ्लड इफेक्टेड है, और ये जो है ड्रॉट यानी कि सूखा आधारित है, दक्षिणी बिहार। और यहाँ पे जो नेपाल से आने वाली जितनी भी नदियाँ यही बिहार में क्या करती है, बाढ़ लाती हैं। इसलिए कई बार बताया जा रहा है कि बिहार में जो बाढ़ का मूल कारण है वो कहीं ना कहीं नेपाल से आने वाली नदियों को ही माना जाता है, नेपाल सरकार को भी माना जाता है। अब बताया जा रहा है कि अब देख लेते बाढ़ से क्या क्या हानि हुई है। तो बताया जा रहा है कि 2008 में लगभग बिहार कोसी में बाढ़ आया था, अभी भी कोसी में ही आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 56 साल बाद ऐसा स्थिति है, तो 33 लाख लोग प्रभावित हुए थे। वहीं बताया जा रहा है कि पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए स्थिति, तो लगभग 95 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, और लगभग 100 करोड़ की हानि, संपत्ति की हानि हर वर्ष देखने को मिलता है। बताया जा रहा है कि अभी वर्तमान में स्थिति अगर आज की देखा जाए, तो लगभग जो है 12 जिलों के करीब जो है 12 लाख लोग जो बुरी तरीके से प्रभावित हैं, और वो तो डर से सो भी नहीं रहे हैं, क्योंकि पता चल रहा है कि वो सोए हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में। और सुबह सुबह न्यूज़ में आ रहा है कि इस जिले के निवासी को जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर उनके अवशेष को देखा गया। सारी चीज़ें, स्थिति बहुत ही भयानक होने वाली है। उसके बाद बताया जा रहा है कि जो बाढ़ के दौरान जो है बिहार में जो फसलें होती हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। अब बात कर लिया जाए कि जब इतना बड़ा प्रॉब्लम है, तो आज़ादी के आप देख सकते हैं कि 75 साल पूरे हो गए। 2047 में हम लोग विकसित भारत के लक्ष्य का सपना लेकर चल रहे हैं, और 100 वर्ष आज़ादी के पूरे हो जाएंगे। तो क्या सरकार कर क्या रही है, यानी ये सरकार कर क्या रही है, तो क्या सरकार को सिर्फ
जो है इलेक्शन के समय ही बिहार की याद आती है, चाहे वो वर्तमान गवर्नमेंट की हो या इससे जितने भी पिछले गवर्नमेंट को। तो इस सबको देख लेते। बताया जा रहा है कि अब सरकार के द्वारा जो भी उपाय वर्तमान में किए जा रहे हैं अल्पकालिक है, जिसका वो लोग क्या करते हैं अल्पकालिक उपाय में, कैसे जब भी बाढ़ है तो तटबंध का मरम्मत करवाते हैं, लोगों को राहत दे देते हैं, कुछ अलग से निकासी की व्यवस्था कर देते हैं कि यहाँ पर रहे, सामुदायिक शौचालय बनवा देते हैं। लेकिन क्या ये अस्थायी समाधान से कुछ होगा? नहीं होगा। और अस्थायी समाधान से कुछ होने वाला नहीं। इसके लिए एक अस्थायी समाधान की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि अस्थायी समाधान के लिए क्या करना होता है? अस्थायी समाधान करने के लिए जो है भारत सरकार को ही आगे आना होगा। क्यों? क्योंकि बिहार में जो बाढ़ आती हैं उसका मूल कारण है नेपाल से आने वाली नदियाँ। और नेपाल में जब नदियाँ बढ़ जाती हैं, पानी में जल स्तर बढ़ जाता है, तो नेपाल क्या करता है? उसको पानी को बिहार में भेज देता है। इस वजह से बिहार में बहुत सारे बाढ़ आने की संभावना सबसे ज़्यादा यही आता है। और नेपाल जो है क्या करे, उसके ऊपर ड्रैगन का हाथ है, तो वो करता ही नहीं है। वो क्या करता है? सारे पानी को बिहार में छोड़ के हम लोग को तरफ क्या करता है? बिहार वासी को उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। यानी कि करता मतलब कि सज़ा कोई गलती कोई करता है और सज़ा किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसा स्थिति बिहार के साथ हो जाता है। चूँकि नदी का जो मुद्दा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए भारत सरकार को ही पहल करना होगा। भारत सरकार कई बार इसमें किया है, लेकिन नेपाल सरकार इस दिशा में कोई उस तरीके से वो आगे नहीं, क्योंकि नेपाल सरकार के अपने भी कुछ पर्यावरण मुद्दे हैं जिस वजह से वो नहीं करना चाहता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं बाढ़ के कारण। ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट और सभी के लिए जानना जरूरी है कि इतना बाढ़ आ रहा है, बाढ़ का कारण है क्या? तो सबसे बड़ा बताया जा रहा है कि नेपाल से आने वाली नदी, यानी कि नेपाल से जो भी ये नदियाँ आने वाली, यानी बताया जा रहा है कि बिहार में जो बाढ़ आता है उसका मूल कारण है नेपाल से आने वाली नदियाँ। और नेपाल से जो भी नदियाँ आ रही हैं वो हिमालयी नदियाँ और यंग युवा अवस्था की नदियाँ, और इसमें जलग्रहण बहुत होता है। तो जब भी ये नदियाँ आती हैं तो अपने साथ बड़ी मात्रा में जल लेकर आती है। और जल लेने के बाद क्या बताया जा रहा है कि नदियाँ जब इनमें पानी बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा पानी जब होता है तो नेपाल के क्षेत्रों से इन पानी को बिहार में छोड़ दिया जाता है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि बिहार में बाढ़ आ जाता है हर साल। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियाँ हैं इनमें, जिसमें आप देख सकते हैं कि गंडक नदी है, बागमती नदी है, कोसी नदी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से आपका गंडक नदी बगहा से प्रवेश करता है, यहाँ से अब सुपौल में कोसी नदी आता है। उसके अलावा और भी सारी नदियाँ जो है बिहार में आती हैं और बिहार में जो है बाढ़ लाने का काम करती हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके वजह से बिहार में बाढ़ का एक मूल कारण है। वहीं बात किया जाए तटबंधों का मरम्मत या अभाव, तो बताया जा रहा है कि जो नेपाल से सटे जो सीमावर्ती हमारे जो ज़िले हैं उसमें क्या किया जाता है कि जब बाढ़ का समय आता है तो नेपाल सरकार और भारत सरकार के द्वारा तटबंधों का क्या क्या मरम्मत किया जाता है। भारत सरकार हर साल अपने हिस्से का मरम्मत कर देता है, लेकिन नेपाल सरकार के द्वारा आनाकानी की जाती है। और उससे क्या होता है कि जब नेपाल में जल स्तर बढ़ता है तो उस पानी को बिहार में छोड़ दिया जाता है और बिहार में लगभग सारी चीज़ें तबाह हो जाती है। तो बिहार में ये बहुत ज़्यादा जो है ये बाढ़ का कारण बनता है। वही बड़े बांध का बनना बताया जा रहा है कि जो जितने भी विशेषज्ञ हैं और बिहार सरकार का मानना है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति तब तक ठीक नहीं होगी जब तक एक नेपाल से सटे क्षेत्र में, जैसे गंडक नदी से आने वाला है, कोसी नदी से, इन स्तर पे एक बड़े पैमाने पे एक बड़ा बांध और उन्नत बांध को नहीं बना दिया जाता है, तब तक स्थिति नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बताया जा रहा है कि इनके वजह से जो भी होता है वो पानी बिहार में, क्योंकि छोटे छोटे तटबंध है तो वो तटबंध टूट जाते हैं पानी के वेग से, और वो क्या होता है ये सारे पानी बिहार में आता है और बिहार में बाढ़ लाता है। बताया जा रहा है कि इस बड़े बांध को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा कई बार पहल भी की गई, लेकिन नेपाल के सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई पहल नहीं हो, क्योंकि नेपाल के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर ये बाढ़ बन जाता है तो नेपाल में कहीं ना कहीं वो पानी नेपाल में रह जाएगा, नेपाल के कहीं, और वो पानी जो उल्टे नेपाल के लिए अभिशाप न बन जाए, इसलिए नेपाल के लोगों के द्वारा विरोध करके इस बांध को नहीं बनाने दिया जाता है। नेक्स्ट है फरक्का बराज। बताया जा रहा है कि फरक्का में जब से बराज बना दिया गया है तो क्या किया गया है कि वहाँ पे जो पानी होते हैं उस पानी के साथ साथ गंदगी जो आ जाता है, इस बराज में क्या किया जा रहा है कि आपको जो जल स्तर है पहले जहाँ तक होता है, लेकिन गंदगी और सिल्ट बढ़ने के कारण जो इसका जल स्तर ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ तक है, तो जो भी पानी आती है अब इसका जलग्रहण क्षमता कम हो गया तो पानी बाहर आ जाता है और इस वजह से कहीं ना कहीं ये बाढ़ का बहुत बड़ा कारण बन गया। तो बताया जा रहा है कि इस बराज के बनने के बाद से ही बिहार में कहीं ना कहीं बाढ़ की बारंबारता देखने को मिली है। नेक्स्ट और फिफ्थ कारण बताया जा रहा है कि पानी की निकासी नहीं होना। बताया जा रहा है कि बिहार में जितनी भी जो बाढ़ का मुख्य कारण है उसमें बताया जा रहा है कि जो नदियाँ हैं उसमें नदी का विसर्पण होता है, नदी मार्ग प्रवर्तित करने वाले,
जैसे आप कोसी को देख सकते हैं, पहले कोसी था यहाँ से चलता था, अब कोसी की जो धारा है यहाँ से होके यहाँ होने लगा है। तो जब यहाँ से आता था तो लोग क्या करते थे, यहाँ पे तटबंध बना देते थे अस्थायी, तो बच जाता था। लेकिन अब क्या किया कि इसका विसर्पण होकर यानी कि अपना मार्ग परिवर्तित करके जो है कोसी नदी बहुत दूर तक चली गई है और इस स्थिति में अस्थायी तटबंध बनाया जाता है। साथ ही क्या किया जा रहा है कि जब कई वर्षों तक अगर बाढ़ नहीं आता है, मान लेते हैं कि ये क्षेत्र है, यहाँ पे कई वर्षों तक बाढ़ नहीं आता तो लोग यहाँ पे आके बसावट यानी बस जाते हैं। लेकिन जब बाढ़ का पानी ज़्यादा होता है यानी कि जब वर्षा ज़्यादा होता है तो इस क्षेत्रों में भी बाढ़ आ जाता है। तो लोग जो जलग्रस्त क्षेत्र में रह रहे हैं ये भी बाढ़ का बहुत ही बड़ा कारण है। और इसीलिए बताया जा रहा है कि कोसी को कहीं ना कहीं जो मार्ग परिवर्तित कर लेके जाना जाते हैं, जिससे हर साल बिहार में बाढ़ आने के लिए ये जानी जाती है और इसे बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। अभी भी देख सकते हैं कि कोसी बराज से लगभग जो है 6 लाख क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है और जिस वजह से जो 56 गेट है उसको भी खोल दिया गया, जिस वजह से भयावह स्थिति बिहार में वर्तमान में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो है कि नेपाल में जंगलों की कटाई से बिहार में बाढ़ बढ़ी है। बताया जा रहा है कि नेपाल में जो शहरीकरण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, इन सब के लिए उत्खनन को इसके लिए जो है नेपाल में जो है अंधाधुंध जंगलों की कटाई हो रही। और इस जंगलों की जब जंगल रहते पेड़ पौधे क्या होते हैं तो पानी के दबाव को रोकते हैं, कि पानी का जो होता है वो रोक लेते हैं, उसके वेग को कम कर देते हैं। अभी ऐसे फ्लो होता है तो पानी जो रहता है पेड़ पौधे उसके फ्लो को धीरे कर देते हैं, इसलिए जो होता है कटाव कम होता है। लेकिन अब क्या होता है, कटाव के साथ मिट्टियाँ भी आती है तो नदी के जल ग्रहण क्षमता में भी कमी आ जाती है और जो क्या किया जाता है, जो पानी जो आता है ये कहीं ना कहीं बिहार में बड़े बाढ़ का रूप ले लेती है। तो इस बड़े बाढ़ के रूप से बिहार में बहुत ज़्यादा स्थिति देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब तक हमने जो है ये बिहार में बाढ़ के जो है 6 इंपॉर्टेंट कारणों के बारे में देखा, साथ ही देखा कि बिहार में बाढ़ से कितनी हानि हो रही उसके बारे में जाना। अब हमारा चूंकि ये हमारा जो टॉपिक है, ये कौन सा टॉपिक, हम लोग बिहार में आपदा एवं आपदा प्रबंधन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा बिहार ज्योग्राफी के प्रीलिम्स बूस्टर कार्यक्रम का लेक्चर नंबर 11वां है। तो उसको हम लोग ऑलरेडी डिटेल्स में आगे आने वाले वीडियोज में देखेंगे। साथ ही जानेंगे कि बिहार में बाढ़ का समाधान कैसे। तो समाधान होने के लिए आपको सबसे पहले तो यही करना होगा कि जो कमियां हैं, समाधान का सबसे उत्तम उपाय है कि जो कमियां उसमें सुधार कीजिए। तो क्या हो सकता है, पहला नंबर है कि फरक्का बराज में जो जलग्रहण क्षेत्र में जो होता है उसको गाद को निकाला जाए। नेक्स्ट किया जा सकता है कि बड़े बांध को जल्द से जल्द बनाया जाए। साथ ही जो तटबंध होता है उसको मरम्मत किया जाए, अस्थायी तटबंध की जगह अस्थायी तटबंध का निर्माण किया जाए। तो ये बहुत सारे कारण हैं। इन सब कारण को हम लोग उपाय को देखेंगे कि बिहार सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसके लिए उसका टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए, इस सब के बारे में तमाम मुद्दों पे हम लोग जो क्या है नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस डिस्कस में हम लोग जब करेंगे तो उसमें हम लोग आराम से जानेंगे कि आपदा क्या होती है, क्योंकि आपदा ऐसा घटना होता है जिसके कारण जब जान माल की क्षति होती है तभी उसे आपदा किया जाए। लेकिन नॉर्मल आया, पानी आया और जब बड़े पैमाने पे उससे लोगों की जान माल की हानि नहीं होती, वो आपदा नहीं कहलाती है। यानी जब बड़े पैमाने पे जब होती है, उससे प्रभावित होते लोग, तभी वो आपदा कहलाती है। जब प्राकृतिक कारणों से होता है तो उसे प्राकृतिक आपदा, और जब मानव जनित कारणों से होता है तो उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। और जो प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सूखा, ये सारे चीज़ आ जाते हैं, भूकंप आते हैं। वहीं जो है मानव जनित आपदा में जैसे कहीं पे आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पे रेडिएशन के बम का डिफ्यूजन किया जा रहा है, बहुत तरीके का होता है। इस सारे चीज़ को हम लोग आने वाले टॉपिक्स में जानेंगे। वहाँ पर हम लोग डिटेल्स में जानेंगे, ये भी जानेंगे कि बाढ़ से बचने के लिए क्या क्या करने चाहिए, बिहार सरकार ने क्या क्या उपाय किया है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो कैसा लगा है तो उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा। यदि आपको इसको PDF चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं। और इसी प्रकार के आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बिहार गवर्नमेंट हो, स्टेट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। और बिहार स्पेशल के लिए जो है BPSC और बिहार बिजली विभाग, बिहार SSC, इन सबको ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल क्लासेस भी कराई जा रही है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चैनल पर आइए, चैनल को देखिए। और लग रहा है कि आपको इस चैनल से जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं वो एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग है और इससे आपको बेनिफिट्स थोड़ा भी हो रहा है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।